तो बच्चों, भी मैंने थोड़ी देर पहले आपके साथ पेपर का डिस्कशन किया था। अब हम लोग फिर से एक बार पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं और ये पेपर है आपकी क्लास 10th का। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको पहले भी कह रखा है कि आपको अपने स्कूल के सारे पेपर्स लगाने हैं जो पहले आ चुके हैं। तो उनको लगा के आपको सबमिट भी करना है। और अब मैं जो आपको पेपर शो करूंगा ये क्लास 10th का पेपर है मैथ्स का। तो ये क्लास 10th का मैथ्स का पेपर है सेंट जेवियर्स स्कूल का। तो ये पेपर अभी मैं आपको पूरा शो कर दूंगा ताकि आप इस पेपर को घर पे दोबारा लगाएं। ठीक है। तो ये पेपर मैं आपके साथ स्क्रीन में भी शेयर कर दे रहा हूँ। ये बच्चों, मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दी है। तो बच्चों, इस पेपर का जो डिस्कशन है इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। उस पेपर को आप जरा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो ये पेपर मैंने स्क्रीन में स्क्रॉल भी कर दिया है ताकि आप इसको घर पे लगा सकें दोबारा, अगर आपके पेपर्स खो भी जाए। तो आपको ये याद रखना होगा कि ये पेपर का जो है आपका दोबारा लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस पेपर को दोबारा नहीं लगाते हैं तो बोर्ड का भी पेपर आपका खराब हो सकता है। तो इस पेपर में इस तरह से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। और ये पेपर में वही क्वेश्चंस है जो बोर्ड ने पैटर्न फॉलो किया है। बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से ही सारे क्वेश्चंस इसमें डाले गए हैं। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों, इसमें जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो पहले आप कर लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। तो सबसे जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है आप उनको जरूर पहले कर लीजिए। जैसे यहाँ पर अगर आप चाहें करना तो ये वाला कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इफ nth term of an AP is 2n plus 1, find the sum of first n terms of AP। तो बच्चों, अगर हम इस पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन मैं भी आपको करा रहा हूँ, और आप अपना आंसर भी चेक करिएगा अगर आप स्कूल में इसको करके आए हैं प्रॉपर तरीके से। तो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है उसमें लिखा हुआ है nth टर्म ऑफ द एपी इज 2n+1। तो बच्चों, nth टर्म एपी का आपके पास गिवन है 2n+1। और पूछा जा रहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द एपी, यानी एसएन पूछा जा रहा। यानी एपी का nth टर्म आपके पास गिवन है और आपसे पूछा जा रहा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द एपी। बच्चों, nth टर्म गिवन है तो इसका मतलब अगर हम इसमें a निकालेंगे यानी कि फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो n की जगह 1 पुट करेंगे, तो n की जगह 1 पुट करते ही 3 आ जाएगा। और अगर हमको सेकेंड टर्म चाहिए यानी कि T2 चाहिए, तो हम इसमें क्या करेंगे, n की जगह 2 पुट करेंगे। तो 2 2 जा 4, 4+1 5 हो जाएगा। और बच्चों, अगर हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 - 3 विच इज इक्वल टू 2। यानी 2 आपका क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी होता है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ये होता है। तो बच्चों, आपको ध्यान देना होगा कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स निकालना है तो एन की जगह तो आपको एन ही प्लेस करना पड़ेगा। ए आप निकाल चुके हैं, ए कितना है आपका, फर्स्ट टर्म विच इज 3 प्लस n - 1 इंटू डी। डी बच्चों कितना है आपका, 2 है। इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों। हो जाएगा n/2 2a कितना है 3, तो 2 3 जा कितना हुआ 6 प्लस 2n - 2। तो बच्चों, ये हो जाएगा आपका n/2 टाइम्स 2n। 6 - 2 कितना हुआ, 4 हुआ। तो बच्चों, ये हो गया n/2 टाइम्स 2 कॉमन ले लो n+2। तो ये बच्चों हो जाएगा n टाइम्स n+2। तो यहां पर बच्चों जो आपका सम है वो फाइनली निकल करके आ गया, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरह से निकाला है। तो बच्चों, ये अभी हमने प्रश्न किया था। ये जो प्रश्न किया था ये आपके पास टेस्ट में ही था। अब आप चेक करिएगा कि भाई आप टेस्ट में सही कर पाए हैं कि गलत करके आए हैं। ये टेस्ट पेपर का डिस्कशन था, क्लास 10th, है ना, किसका था, लास्ट टाइम। क्लास 10th मैथ्स, सेंट जेवियर्स स्कूल। तो ये बच्चों डिस्कशन था।
अगले क्वेश्चंस देखिए बच्चों, अगर आप स्कूल में नहीं करके आए हैं तो अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे आपके पास ये सी वाला पार्ट है, तो सी वाले पार्ट को आपने कैसे किया, जरा वो भी आप ध्यान दीजिए सही ढंग से। क्या लिखा है इसमें बच्चों, पढ़ो। इसमें लिखा है सेक 4 थीटा। सेक 4 थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस 20। पूछ रहा है 4 थीटा एक एक्यूट एंगल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है बच्चों, ये तो आपको क्लास में पढ़ाई गया है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो ये सारी चीजें आप पहले से ही जानते हैं। तो बच्चों अगर आप इस सेक थीटा को कॉसेक थीटा के टर्म्स में लिख दें तो आपका काम हो जाएगा। तो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा। हम बच्चों सेक थीटा को लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो sec theta can be written as cosec 90 minus theta. Cosec 90 minus theta is sec theta is equal to cosec theta minus 20। बच्चों अगर आप ध्यान देंगे तो दो एंगल्स के जो cosec है वो आपस में इक्वल है। इसका मतलब वो एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब 90 माइनस 4 थीटा इक्वल हो जाएगा थीटा माइनस 20 के। तो बच्चों यहां से आ जाएगा 90 प्लस 20 इज इक्वल टू 5 थीटा। यानी बच्चों यहां से 5 थीटा हो जाएगा 110, यानी थीटा आपका हो जाएगा 110 अपॉन 5। तो बच्चों हो गया 5 टू 10, 5 टू 10, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू आपका आ गया 22 डिग्री। ये बच्चों आपका आंसर आ गया। चलिए भाई, तो आपको इतनी बात आशा करते हैं समझ में आ गई होगी। इसके अलावा बच्चों जो क्वेश्चंस आप स्कूल में करके आए होंगे उसमें क्या नहीं कर पे आए होंगे वो भी ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स एक बार आपने पूछा था, तो मैंने उस स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस आपको बताए थे किस तरह से किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं जो आपके पास दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ये बच्चों एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया गया है एग्जाम में, मीन निकालना है। तो मीन किस तरह से निकाला जाता है भाई, बहुत आसान होता है। वैसे तो बच्चों मान लीजिए जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं उन ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू का सम कर दो, और जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनसे डिवाइड कर दो तो मीन आ जाता है ना। जैसे मान लो यहाँ पे 5 लोग बैठे हैं, इन पांचों लोगों की एजेस का मीन निकालना है। तो सबकी एज का सम कर लो, किसी की 30 ईयर्स है, किसी की 40 ईयर्स है, और सबको 5 से डिवाइड कर दो सम करके, है ना। तो आपके पास मीन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बच्चों आप कैसे करेंगे, आपके पास एक्स आई दिया है, एफ आई दिया है। तो ऐसे समझ लो एफ आई का मतलब फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब क्लास में ऐसे 10 बच्चे हैं जिनके क्लास में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 10 नंबर है, 7 बच्चे। क्लास में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 30 नंबर है, 8 बच्चे हैं। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होता है। तो सबसे पहले आप एक्सआई लिखिए, 10 हो गया, 30 हो गया, 50 हो गया, 70 हो गया, और क्या है लास्ट में 89। 89 नहीं होगा बच्चों, ये करेक्शन कराया गया था। नहीं रहेगा दोनों, क्योंकि 89। 10 के बाद 30, 30 80 के होता बाद है। 50, तो मेरे ख्याल से बच्चों ये 10 20 20 का गैप है। देखो यहाँ पे 10 में 20 जोड़ा, 20 में 30 जोड़ा, 20 90 में होगा 30, फिर 90। 10 में 20 जोड़ा, तो क्या आया। अच्छा आप जोड़ नहीं पा रहे। हाँ 30। 30 में 20 जोड़ा तो 50 आया, 50 में 20 जोड़ा 70। 70 आया, 70 में 20 जोड़ा तो क्या आएगा, 90। 80 आएगा। यस सर। 70 में 20 जोड़ते हैं तो 80 थोड़ा ना आता है, 70 में 90। बच्चों 20 जोड़ते हैं तो 90 आता है। तो हमारे हिसाब से बच्चों ये सिमेट्री बनी हुई है, तो इस सिमेट्री को आप समझने की कोशिश करिए। गलती से हमारे हिसाब से गलत लिख गया होगा। तो 10 में 20 जोड़ा तो 30 आया, 30 में 20 जोड़ा तो 50 आया, 50 में 20 जोड़ा तो 70 आया, 70 में 20 जोड़ा तो 90। 90 आया। 7 8 10 15 10, ये बच्चों लिखा हुआ है। कैसे निकाला था आपने, सबसे पहले एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करते हैं, और मीन का फॉर्मूला बच्चों होता है कि समेशन में लिखा होता है एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। ये बच्चों फॉर्मूला होता है। चलिए, एफ आई का सम कितना है बच्चों, एफ आई का सम बताइए। जो एफ आई का सम होगा बच्चों हो जाएगा समेशन एफ आई। समेशन मतलब सबका सम। बताइए कितना हुआ, 8 और 7 15 हुआ, 15 और 5 कितना हुआ, 20 हुआ। दो कैरी हो गई बच्चों, 50। 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही बताया आपने 50। अब बच्चों मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया बच्चों 70, ये हो गया 240, ये हो गया बच्चों 500,
ये हो गया 105। कितना हुआ? 15 7 जा कितना होता है बच्चों? 105। 105। जीरो। और ये हो गया बच्चों 900। अब बच्चों सम देखो करना आसान होगा आपके लिए। यहाँ से जो आप वैल्यू निकालोगे ना, वो एफ आई और एक्स आई का सम है। तो देखिए जो कितना आ रहा, यहाँ सबसे पहले जीरो आ जाएगा। 550। हाँ, 7 5 12, 12 और 4 कितना हुआ? 12 4 16। 12 और 4 16, एक कैरी हो गई बच्चों। एक कैरी हो गई तो 5 और 2 7, और 9 7 16, 16 और 1 कैरी, 17। 17। नहीं समझे? 2। ये बच्चों 2 आ गया। तो बच्चों आपका जो मीन होगा वो आएगा समेशन एफ आई एक्स आई होगा 2760 डिवाइड बाय समेशन एफ आई, ये बच्चों 50। तो बच्चों आप इसको एवेल्युएट कर लीजिए। जब आप जो भी इसको एवेल्युएट करके आंसर निकालते हैं, तो वही क्या कहलाएगा? मीन कहलाएगा। तो बच्चों ये मीन निकालने का मैंने आपको मेथड बता दिए। ऐसे आपकी बुक्स में कई सारे क्वेश्चंस दिए हैं बच्चों। अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो आप अभी भी समय है आपके पास, उसको करना चालू करिए। भूल गए हैं तो लेक्चर वगैरह लेके करिए, कभी नहीं किया है तो भी लेक्चर से करिए। चलिए भाई, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी सारी स्कूल बुक्स के ही एक एक करके क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो चलो ये भी कर ही लेते हैं। ये बच्चों सी पार्ट है, ये भी स्कूल बुक के ही क्वेश्चंस है, सब लाइन से लगे हुए। चलिए बच्चों उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। बच्चों मैंने आपको हर बार बताया कि भाई पेपर को जैसे ही स्कूल से दे के आए, आपने जब तक जितने भी पेपर दिए हैं अपने स्कूल में, उन सारे पेपर्स को कलेक्ट करके पहले पीडीएफ फाइल बना लीजिए, हमको शेयर कर दीजिए, फिर मैं आपके ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। और उन पेपर्स को सारे आप दोबारा लगाइए। जो भी क्वेश्चन ना आए वो अपनी बुक से हेल्प करके कंप्लीट करिए। चलिए बच्चों ये स्कूल का क्वेश्चन है, दोबारा कर लेते हैं। इसको करने की बच्चों एक खास टेक्निक थी, इसको इसी तरह से किया जाता है। 1/x को बच्चों उस तरफ ले आते हैं, और बच्चों इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा x टाइम्स a प्लस बी प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ बच्चों x आएगा, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, माइनस टाइम्स आया a प्लस बी होल डिवाइडेड बाय एक्स। ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए बी। ठीक है, चलिए बच्चों अब ध्यान से देखिए बच्चों, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो गया। ठीक है, ए प्लस बी से ए प्लस बी बच्चों कैंसिल हो गया, तो बचा क्या बताइए? -1 अपॉन एक्स टाइम्स ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी। ए बी। ये आ गया। क्या यहां तक सभी को कंप्लीट समझ में आ गया किस तरह से किया था? अब क्या लिखेंगे बच्चों बताइए आगे? एक्स ए एक्स बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए बी। तो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस ए आ गया। यहाँ पे बच्चों बी कॉमन ले लिया, एक्स प्लस ए आ गया इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हो गया एक्स प्लस ए एक्स एक्स प्लस प्लस बी बी इक्वल टू इज जीरो। इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई -a और एक्स की वैल्यू आ गई -2। यदि बच्चों आपने स्कूल में इस तरह से किया होगा तो ही आपको नंबर मिलेंगे, और ये आपकी स्कूल बुक का ही क्वेश्चंस लगे हैं लाइन से। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मैं प्रयास करता हूँ हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन करने के लिए। मैंने हाइट एंड डिस्टेंस के काफी सारे क्वेश्चंस की फाइल भी आपको शेयर किए थे, लेक्चर भी शेयर किए थे। अब आप चेक करिए कि आपने अगर क्वेश्चंस किए होंगे तो ये प्रश्न भी आपको धीरे धीरे हो जाएगा। क्या लिखा है बच्चों, पढ़ते हैं। इसमें इसमें लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लिफ फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट थीटा इज थी। देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लिफ फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज थीटा। ठीक है, आफ्टर गोइंग अप a distance k meters towards the cliff, the top of a cliff, angle of phi, it is found that angle of elevation is alpha. Hmm, फिर से पढ़ते हैं बच्चों, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लिफ फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट
is theta. After going up a distance of k meters towards the top of a cliff at an angle phi, it is found that the angle of elevation is alpha. Show that the height of the cliff is this. तो बच्चों ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो गया। पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है। क्लिफ मतलब होता है बच्चों हिंदी में पहाड़ की चोटी। तो पहाड़ की चोटी का कितना एंगल ऑफ एलिवेशन, थीटा। तो इस एंगल को मान लो थीटा। अब पहाड़ की चोटी की तरफ चले हैं, लेकिन चले के मीटर है। चले कितना है, के मीटर। के मीटर। ये के मीटर चले चलू होने, और बच्चों ये कौन से एंगल पे चले हैं, ये एंगल है आपका फाई। ठीक है, लिखा है आफ्टर गोइंग अप अ डिस्टेंस ऑफ के मीटर टुवर्ड्स द टॉप ऑफ अ क्लिफ एट एन एंगल फाई। ठीक है ना, फाई एंगल पे चले हैं, तो इट इज फाउंड दैट एंगल ऑफ एलिवेशन, ऐसे चलने पर जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो जाता है अब, अल्फा। कितना हो जाता है, अल्फा। अल्फा हो जाता है। मतलब हम के मीटर चले ऐसे, और के मीटर चलने के बाद उसकी क्लिफ का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो अल्फा हो जाता है। कह रहा है शो करो जो क्लिफ की हाइट है वो कुछ ऐसी होगी जैसे इन्होंने लिखी है। तो आपको क्लिफ दिख ही रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग अब आपको काम करना है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे जो होगा देखा जाएगा। तो जो आपका आंसर है वो के में है, थीटा में है, अल्फा में है, सभी में बच्चों आंसर दिया गया। तो सबसे पहले बच्चों अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आप यहाँ पर ऐसे एक कंस्ट्रक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं, ये कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, चलिए अब आपको निकालना क्या है बच्चों, आपको इस क्लिफ की हाइट निकालनी। क्या निकालनी, क्लिफ की हाइट। हाइट। तो बच्चों क्लिफ की हाइट निकालने के लिए जो एडजस्टमेंट है वो आप कर लीजिए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसके साथ जो और वाला क्वेश्चन था बच्चों वो ज्यादा आसान था, तो वही आप करने का प्रयास करिएगा, वो काफी आसान भी है और आपने हमसे कल पूछा भी था। तो ए बी सी, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे भाई, सबसे पहले हमको लगाना होगा कि ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के नामकरण आप खुद कर लीजिए, ए बी सी। तो बच्चों इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम डी, और ये हो गया ई, और ये हो गया एफ। बस काफी है नाम। चलो बच्चों सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं डी ई सी, ट्राइंगल डी ई सी, जहां पे एंगल ई कितना है, 90 डिग्री। ठीक, चलिए बच्चों इसमें बच्चों एक ये वाली साइड निकालिए कितनी होगी, जिसको अभी मैंने मार्क किया जिगजैग तरीके से। बताइए जरा कितनी होगी। तुम कहोगे सर इसके लिए आप साइन फाई लगा दीजिए। तो साइन फाई जो होगा बच्चों, क्या होता है साइन फाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बच्चों डीई कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा के साइन फाई। कितना हो जाएगा, ओके बच्चों डीई तो आ गया के साइन फाई। अगर डीई के साइन फाई है तो बच्चों डीई और एफ बी बाई कंस्ट्रक्शन क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि एक पार्ट ऑफ द हाइट आ गया क्लिफ का विच इज एफ बी। लेकिन बच्चों अभी अभी हमको क्या चाहिए, अभी हमको ए ए एफ बी तो चाहिए। तो ए एफ कैसे निकालोगे वो तुमको समझना पड़ेगा, और है ना। तो बताइए ए एफ कैसे निकालेंगे। ए एफ को निकालने के लिए बच्चों आपको क्या पता होनी चाहिए, ये वाली हाइट पता होनी चाहिए। क्यों भाई, यस सर। ये वाली हाइट कैसे निकालोगे, ये आपको सोच के हमको बताना पड़ेगा। बताइए भाई। अभी आपने क्या निकाला था, डीई निकाला था ना। यस सर। तो आप ये नहीं निकाल सकते ये लेंथ कितनी होगी, सीई होगी। यस सर। क्वेश्चन आप पूरा पढ़िए, क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। बच्चों क्वेश्चन आपको पढ़ने का पूरा प्रयास करना है, अगर आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन फिर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पूरा डायग्राम नीट एंड क्लीन बना करके दे दिया है। तो नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाने के बाद आपको सीधा सीधा टारगेट करना है कि आपको ए बी की लेंथ निकालनी है, जिसमें हम बी एफ निकाल चुके हैं क्योंकि बी एफ डी ई के बराबर है। अब आपको टारगेट करना है कि भाई आप किसी भी तरह से ए एफ निकाल लो। लेकिन ए एफ निकल सकता है कब, ए एफ बच्चों तभी निकलेगा ना जब आपको ए डी पता हो या डी एफ पता हो। तो इसकी हेल्प से आप निकालोगे, तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि भैया ये हम किस तरह से निकालें। समझे आप हमारी बात। चलिए मैं इस क्वेश्चन को होमवर्क में डाल दूं, चलिए होमवर्क में डाल देता हूँ।
आप करिएगा ट्राई, और ना आए तो ये आपकी स्कूल बुक में भी है, पहले वहां से देखिएगा। चलिए भाई। इसके अलावा बच्चों बाकी क्वेश्चंस तो आसान है। जो डिफिकल्ट वाला था मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, अगर आप ध्यान देंगे तभी आप कर पाएंगे, वरना आपको क्या यूज करना पड़ेगा, अपनी हाइट एंड डिस्टेंस के पहले बेसिक क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो बच्चों आप लोग डायामीटर भी नहीं समझते हो क्या होता है, तो ये वाला क्वेश्चन एक बार हम बता देते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको करना क्या होगा। ये एक प्रश्न है बच्चों, बताइए कैसे करेंगे। इफ द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज डी, तो बच्चों डायमीटर गिवन है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, d/2। डी हाँ। तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई r क्यूब। हो गया 4/3 पाई r क्यूब, आर कितना है, d/2। टू। तो बच्चों हो गया ये 4/3 इंटू पाई इंटू d³ अपॉन 8। तो ये सिंप्लीफाई हो गया, πd³ अपॉन 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और 3 2 जा 6। तो πd³/6 इसका आंसर हो गया बच्चों, सी पार्ट आंसर है। तो ऐसे बच्चों कई क्वेश्चंस और भी दिए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उनको आप जरूर से जरूर करें, और नहीं करेंगे तो क्वेश्चन नंबर नहीं मिलेंगे। इस तरह के भी बच्चों काफी सारे क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी किए हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अगर ट्रिग्नोमेट्री कमजोर है बच्चों तो अभी भी लेक्चर लीजिए, दोबारा पढ़िए, नहीं पढ़ेंगे तो समय निकल जाएगा हाथ से। ये तो बहुत ही इजी टाइप क्वेश्चंस होते हैं। चलिए, क्या लिखा है बच्चों ऊपर, सेक 39, 39 को बच्चों क्या लिख सकते हैं, 90 - 51, है ना। यस सर। फिर क्या है बच्चों, 2/√3। यहाँ पे बच्चों देखना होता है ऐसे एंगल्स को कलेक्ट करते हैं जिनका सम कितना होता है, 90 होता है। तो आप क्या करोगे, 10 17 को किसके साथ कलेक्ट कर लोगे, 10 73 के साथ। 10 38 को किसके साथ कलेक्ट कर लोगे, 10 52 के साथ, क्योंकि 38 और 52 का सम कितना होता है, 90। और 10 60 बच्चों कितना होता है, √3। 10 60 कितना होता है, थ्री। √3। -3 टाइम्स sin² 31 प्लस sin² 59, 59 को क्या लिख सकते हैं, 90 - 31, लिख दिया। ऊपर बच्चों ये हो गया sec 90 - थीटा, sec 90 - थीटा होता है cosec थीटा, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नीचे क्या था, 51 था, ये 51 था। तो ये बच्चों cosec 51 कैंसिल हो जाएगा, ये 2/√3 हो गया। ये बच्चों आप चेंज कर लोगे कि मैं डायरेक्ट 1 लिख दूं। वन लीजिए। देखिए 17 को क्या लिखेंगे आप, 90 - 73, समझ गया। यस सर। 38 को आप क्या लिखेंगे, 90 - 52, 52। और √3 है ही बच्चों मल्टीप्लाई में, -3। ये हो गया sin² 31, और बच्चों ये sin 90 - थीटा तो cos थीटा हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1। ये वैल्यू बच्चों 1 हो गई। ये 2/√3 हो गया। 10 90 - थीटा होता है cot थीटा, 10 73, फिर 10 90 - थीटा हो गया cot थीटा, फिर tan 52। और बच्चों जो √3 था वो अभी कैंसिल हो जाएगा, -3, और अंदर बच्चों आइडेंटिटी बन गई, 1 होता है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है। ये बच्चों 1 हो गया, ये बच्चों 1 हो गया, क्योंकि जैसे ही आप cot थीटा को 1/tan थीटा लिखेंगे रूट तो थ्री ये बन वन जाएगा। अपॉन कॉट 10 73, और ऊपर भी 10 73, ये 1 हो जाएगा। तो बच्चों ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और ये √3 हो गया, ये -3 हो गया, तो थ्री। ये बच्चों कैंसिल हो गया। 1 + 2 3 हो गया, 3 - 3 0 हो गया। तो बच्चों ये तो जीरो है आंसर है इसका। ध्यान दीजिए भाई, आपको किस तरह से एग्जाम में करने हैं प्रश्न, अगर आप करेंगे नहीं तो काम गड़बड़ा जाएगा आपका। अगर आप यही पेपर ला करके घर पे पूरा कंप्लीट कर लेते तो आप के नंबर अच्छे आने लगेंगे, क्योंकि पहले भी मैंने आपको यही कहा था कि स्कूल के पेपर सारे कंप्लीट कर लीजिए, उनके नीट एंड क्लीन सॉल्यूशंस कॉपी में बना लीजिए। ठीक है, तो बच्चों यहीं पे हम इसको एंड करते हैं अभी। पूरा पेपर आपको शो कर ही दिया है, तो पूरे पेपर का सॉल्यूशन आप कंप्लीट करिए।